बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इससे आज का हमारा जो टॉपिक हो वो हमारा बायोलॉजिकल मेथड से हमारे पास रिलेटेड होगा। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने जो है वो बायोलॉजी की डेफिनेशन की, उसकी हमने ब्रांचेस पढ़ी, उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, फिर उसके बाद जो था हमने वो कुछ 3 टॉपिक्स से हमारे पास, जैसे हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और फाइलेटिक लिनेज की हमने डेफिनेशन की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है, मगर एज़ कम्पेयर टू जो आगे क्वेश्चन आएंगे उससे ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ईजी क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक जो साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है हमारे पास, साइंस की फील्ड है, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक टाइप है, वो एक बहुत मुनज़्ज़म टाइप है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास एक वसी इल्म है। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में हम लॉ बनाते हैं, हमारे पास जो होती हैं, हमारे पास उसमें विजन्स होते हैं, हमारे पास उसमें जो है वो थ्योरीज पेश की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो साइंस है सब्जेक्ट, उसमें भी हम जो है वो लॉज पेश करते हैं, वो थ्योरीज पेश करते हैं, और हमें उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो है स्टडीज़ ब्रांचेज वगैरह हम पढ़ते हैं। हम जो है हमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में भी हमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। उन प्रॉब्लम्स को जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, जिस पैमाने से, जिन मेजरमेंट्स से हम उनको जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उस मेथड को हम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपल हो जाएगी कि मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यानी हमारे पास ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमारे पास जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास वेरियस हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके फिर एट द एंड हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स तक के सोल्यूशन तक हम जो है वो पहुँचते हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम है वो है क्या। यानी ये हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है जो हमारे पास किसी ऑडियंस से पूछा जा सकता है, किसी आम जो पर्सन है उससे पूछा जा सकता है। ये हमारे पास ये वो एक ऐसा ख्याल हो सकता है जो साइंटिस्ट के माइंड में है, यानी वो बैठे सोचे कि यार ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यानी ऐसा है तो ऐसा कैसे है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो है एक क्वेश्चन होता है जो आम पर्सन, आम ऑडियंस या एक साइंटिस्ट के माइंड में हमारे पास आ सकता है। कैन बी अ क्वेश्चन comes to a person or a scientist. हमारे पास जो है वो रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी है हमारे पास प्रॉब्लम की, कि हमें पता है कि ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। तो अभी तक वो जो क्वेश्चन है वो नॉन आंसरेबल, हमारे पास उसका आंसर नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम जो है वो उसके अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। उसके सोल्यूशन की तरफ जाते वक्त हमारे पास जो सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है मुशाहदा, जो हम मुशाहदा करते हैं। मुशाहदा सारी बात हम आँखों से कर सकते हैं, हम सुनकर कर सकते हैं, हम हाथ लगाकर कर सकते हैं, हम टेस्ट करके मुशाहदा कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 5 सेंसेस से हम उसे ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं, यानी इसे हम उर्दू में जो है हवासे खमसा भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले विजन, फिर आएगी हमारे पास स्मेल, फिर आएगी हमारे पास टेस्ट, फिर हमारे पास आएगी टच, और एंड पे हमारे पास आएगी लिसन।
या ए बी से कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 5 सेंसेस, इनको हम यूज़ करके है जो वो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं हमें माशरे में देखने से, सुनने से, छूने से, जो चखने से, या हमारे पास जो है उनसे देखने से हमें वो सोल्यूशन मिलता है कि नहीं, तो हम ऑब्जर्वेशन को तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे पास हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस हमारे पास किसी भी टाइप की हमारे पास जो हो सकती है वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई भी टेंटेटिव स्टेटमेंट हो सकती है जो हमारे अंदाज जो गलत भी हो सकती है, हमारे पास जो ठीक भी हो सकती है। टेंटेटिव स्टेटमेंट हो सकती है हमारे पास। तो इसको बाद में हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो मुख्तलिफ टेस्ट के साथ हम इसे जो है वो इसे मेजर करेंगे, इसे हम जांचेंगे, इसका हम टेस्ट करेंगे। तो अगर ये हमारे पास जो है वो ठीक हुई तो हम इसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो अगर हमारे पास ये गलत हुई तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास इसी से आगे हमारे पास जो है वो डिडक्शन निकलती है। डिडक्शन हमारे पास जो होती है वो 2 टाइप्स की। इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्शन हमारे पास होती है, इसमें हम जो होता है वो जो जनरल से स्पेसिफिक से हम जनरल पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, यानी एक सिंपल चीज़ को टारगेट करते हुए हम जो है वो पूरी जनरल को हम जो है वो अपनी पॉइंट में जो है वो लेते हैं। एक मखसूस पॉइंट से हम इसमें जनरल की तरफ मूव करते हैं, और इसके बरक्स यहाँ पर हम जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हम कहें तो जैसे हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो चिड़िया के पर होते हैं, चिड़िया हमारे पास एक परिंदा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि तमाम परिंदों के जो वो पर होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि स्पैरो हैव विंग्स, so sparrow is a bird and all birds have wings. अगर इसके उलट हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एज वी नो कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सो स्पैरो इज अ जो है वो बर्ड, सो बर्ड स्पैरो हैव विंग्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक जनरल टर्म थी बर्ड्स, उससे हमने कहा कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर उनके पंख होते हैं। फिर हमने यहाँ कहा कि जो स्पैरो है वो भी एक बर्ड है, सो फिर इसका मतलब ये कि स्पैरो के भी हमारे पास जो है वो पर होंगे। If bird have wings, and sparrow is a bird, so sparrow have wings. तो ये हमारे पास थी डिडक्शन। 2 टाइप्स के हमारे पास डिडक्शन थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने कहा कि अगर हम कहें कि स्पैरो के जो चिड़ी होती हैं उनके जो होते हैं वो पंख होते हैं, सो स्पैरो बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। सो स्पैरो हमारे पास अगर उसके स्पैरो के अगर हमारे पास पंख होते हैं, स्पैरो फिर एक बर्ड है, तो ऑल काइंड्स जो हमारे पास ऑल परिंदे होंगे उनके पास जो होंगे वो विंग्स होंगे। हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होगी। और डिडक्टिव में हम जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड, सो स्पैरोज हैव विंग्स।
इसके बाद हाइपोथेसिस हमने बना ली, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में यूज़ करते हैं या उसे फॉलो करना पड़ता है, वो हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटेशन। यानी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हमारे पास, कोई स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, अब उससे हमने टेस्ट करना है। तो सारी बात है, टेस्ट हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं, तो हम उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसमें हमको ऐसा होता है कि हमारे पास सैम्पल ग्रुप होता है, एक हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको देखकर हम जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट या दूसरे ग्रुप का है वो नतीजा निकालते हैं। तो इसमें हम होगा कि experiments are performed if proved or performed correctly then सारी बात है, हमारा अगर जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया तो हम जो हाइपोथेसिस हमारे पास स्टेटमेंट आई थी हम उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लें करेक्टली। देन हमारे पास हाइपोथेसिस तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास, हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो हमारे पास जो था वो हमारे पास ठीक हो गया, तो हमने उसको था जो हाइपोथेसिस को हमारे पास जो था वो हमने सेट कर लिया। और अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब नहीं होता तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी हम उसे रिजेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है थ्योरी। एक्सपेरिमेंटेशंस जो है, हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो हमारे पास बार बार करेक्ट आ रही है और हमारे पास सारी बात है कि एक एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाए तो वो खुद अपने आप में एक मतलब एविडेंस होती है, वो एक सबूत टाइप पर हम उसको लेते हैं। सो अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो बार बार हमारे पास जो है वो करेक्ट साबित हो रही है, तो हमारे पास जो है वो ही हाइपोथेसिस वो थ्योरी बन जाती है। If hypothesis proved right by the series of experiments, then it will become a theory. थ्योरी में हमारे पास ये खासियत होती है कि इसको कुछ एविडेंस का सहारा होता है, यानी कुछ मजबूत एविडेंस इसकी सपोर्ट में होती है, इसलिए हम इसे जो है वो थ्योरी कहते हैं। इसको और लॉ में जो मतलब वो डिफरेंस अक्सर आ जाता है, लेकिन लॉ एक मतलब कि जो है वो इससे सुपीरियर सी चीज़ ये सपोर्टेड बाय इसमें हम यहाँ पर जो है वो हम एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम सेल थ्योरी की एग्जाम्पल क्या है जो कोट कर सकते हैं। सो अगर हाइपोथेसिस हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटेशन, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही हमारे पास जो है वो सही साबित हो रही है, तो वो हमारे पास जो वही हाइपोथेसिस थी वो हमारे पास जो है वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी को ये होता है कि उसके पास जो उसमें ये करेक्ट होता है कि वो जो है वो काफ़ी उसके पास एविडेंस के साथ उसको जो है वो सपोर्ट होती है, काफ़ी उसका जो है उससे सहारा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ में हमारे पास ये होता है कि ये इररेफ्यूटेबल थ्योरी होती है, और दूसरी बात कि हमारे पास ये कांस्टेंट इन नेचर हो, यानी ये कुदरत का कानून होता है हमारे पास कि जिसे हम बदल नहीं सकते। कांस्टेंट इन नेचर, इसमें हमारे पास जो है इसमें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
तो ये हमारे पास साइंटिफिक लॉ। तो एक बार जो है वो लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल मेथड, यानी साइंस हमारे पास जो है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक टाइप नॉलेज है, जिसमें हमारे पास है वो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स के हमें सोल्यूशन देखने होते हैं, कुछ लॉज होते हैं हमारे पास, कुछ थ्योरीज होती है जिसको हमें जो है मतलब करना होता है। सो बायोलॉजिकल मेथड की मैं डेफिनेशन किया कि मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद हमने जो पहला इसका स्टेप देखा है वो हमारे पास था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी हमने इसमें यहाँ पर बायोलॉजिकल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मसला है जिसको हमें सॉल्व करना है वो हकीकत में है क्या। तो ये हमारे पास ये किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास जो कि आम इंसान के जहन में आ सकता है। कोई आम इंसान किसी साइंटिस्ट से पूछ सकता है कि भाई ये है तो कैसे है, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ हमारे पास ये साइंटिस्ट के जहन में आने वाला कोई ख्याल हो सकता है, वो खुद मतलब कि बैठा बैठा सोचे कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, इसकी वजह क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास के बाद अब हमने स्टेप पढ़ा। ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 5 सेंसेस से बनाया जाता है, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, इन 5 हवास हमसों को यूज़ करके उसमें ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास जो होती है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है हमारे पास, जो गलत भी हो सकती है, जो ठीक भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा डिडक्शन होता है। डिडक्शन हमारे पास 2 टाइप की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके हम तमाम चीज़ों को हम जो है वो उसके बारे में हम राय देते हैं। डिडक्टिव, उसके बाद हमने देखा डिडक्टिव हम जनरल से स्पेसिफिक यानी तमाम एक जनरल सी बात करके हम एक मखसूस पॉइंट को है या एक मखसूस चीज़ को है वो टारगेट करते हैं। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन अपनी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, क्योंकि एक टेंटेटिव अपने मोहतात अंदाजे से बनाई हुई एक स्टेटमेंट होती है, तो हमने देखना होता है कि हमारी ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत। एक राय होती है, इसे हमने देखना होता है गलत है या ठीक। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और अगर हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन हमारा प्रूफ हो जाए, ठीक साबित हो जाए, इसका कोई रिजल्ट निकल आए जो कि हमारी बात के साथ मिलता जुलता, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो आगे एक्सपेरिमेंटेशन से के स्टेप से ही पास कर जाते हैं। सो उसी एक हाइपोथेसिस के ऊपर हम जब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास वो एक थ्योरी बन जाती है, और बार बार जब उसका रिजल्ट ठीक आ रहा हो तो वो उसके लिए एक एविडेंस तस्वुर किया जाता है हमारे पास, वही जो हाइपोथेसिस है हमारे पास वो थ्योरी बन जाती है। इसमें हमने एग्जांपल को की है सेल थ्योरी। इसके अलावा थ्योरी के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप था वो था हमारा साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ हमारे पास एक इरेफ्यूटेबल थ्योरी होती है जिसे कोई भी रिजेक्ट या कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ये एक कुदरत का कानून होता है हमारे पास, यहाँ कॉन्स्टेंट इन नेचर होती है। जैसे हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे हमने देखा कि विरासत का जो अमल होता है वो एक कांस्टेंट चीज़ है, वो एक थ्योरी नहीं है, उससे खुद किसी थ्योरी को जो एविडेंस किया वो जरूरत नहीं है। कि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो ट्रेड्स जो हैं वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल्स पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स, प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे, और इसके बाद जो ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो जो मज़ीद से ज़्यादा हमारा जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो लास्ट अगले जो 3 टॉपिक हमारे पास वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी, दीजिए इजाज़त। तो अगर आपका कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जो इसके आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।